नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है सास नंबर वन। अरे संगीता, कहाँ मर गई? सुनाई नहीं देता क्या? मनोज कहता है कोई काम ढंग से करने नहीं आता। ध्यान तुम्हारा कहाँ रहता है? और क्या जरूरत थी तुम्हें मेरा लैपटॉप छूने की? अपने काम से काम रखा कर। आइंदा से मेरी सामान को बिल्कुल मत छूना। संगीता नजरें झुकाए हुए सब सुन रही थी। क्या हुआ जी? मैंने क्या किया? संगीता बोली। तो मनोज अपना सर पीटते हुए बोला, जब तुम अनपढ़ हो, तुम्हें नहीं पता है कि कैसे नए टेक्नोलॉजी को हैंडल किया जाता है, तो तुमने मेरे लैपटॉप को क्यों छू लिया? मेरी सारी फाइलें ही उड़ा दी, डिलीट का बटन दबा दिया। जब मैं ऑफिस में बॉस को प्रेजेंटेशन दिखाने गया, तो पूरी फाइलें ही उड़ गई थी। कितना मुझे आज शर्मिंदा होना पड़ा तुम्हारी वजह से। तुम्हारी तो शक्ल ही नहीं देखना चाहता। गो एंड गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। क्या क्या जी? क्या बोले? मुझे समझ में नहीं आया। हिंदी में ही बोलो। मैं तो भूल गया, तुम तो ठहरी अनपढ़ गवार, गांव की गवार। तुम्हें तो अंग्रेजी समझ नहीं आती, लेकिन मेरी किस्मत फोड़ने आती है। जाकर एक गिलास पानी लेकर आओ। बात समझ में आई? जी। संगीता दौड़ती हुई किचन में जाती है पानी लाने के लिए। तो मनोज मन ही मन बड़बड़ाने लगा। एक तो ऑफिस की टेंशन, ऊपर से घर आओ तो इस गवार की मुसीबत। दिमाग में गोबर ही गोबर भरा है। एक काम ठीक से नहीं आता। पता नहीं क्या जरूरत था मेरा लैपटॉप छूने का। दिमाग ही खाली है। इस जाहिल गवार को, माँ को मेरे ही पल्ले बांधना था। अब पूरी जिंदगी इसको ढोता रहूंगा। यह लीजिए पानी। संगीता उसके हाथ में पानी पकड़ाती है, तो उसका हाथ मनोज के हाथ से टकरा जाता है। सुन, मुझ पर डोरे डालने की जरूरत नहीं है। अपनी औकात में रह, अनपढ़ गवार। पति पत्नी का बहस सुनकर मनोज की माँ जमुना जी मनोज के कमरे में आई और बोली, क्या हुआ बेटा? तू क्यों चिल्ला रहा है? चिल्लाओ नहीं तो क्या आरती उतारूं इस महारानी के? इसने ऐसी हरकत की है, अगर आइंदा की तो मैं इसके हाथ तोड़ दूंगा। मनोज, जबान संभाल कर बोल। इतनी अच्छी बहू है मेरी, कितना ध्यान रखती है। तू न जाने इसे कितना सुनाता है, फिर भी बेचारी कभी कुछ बोलती नहीं। धीरे धीरे सब सीख जाएगी। अभी शादी के तो 2 महीने ही हुए हैं। माँ, इसे सोसाइटी में लेकर कहीं जा भी तो नहीं सकता। दरअसल संगीता और मनोज की शादी जमुना जी के पति नारायण दास जी ने अपने एक दोस्त की बेटी संजना से बचपन में ही तय कर दी थी। उस समय नारायण दास जी और जमुना जी गांव में ही रहा करते थे। नारायण दास जी के पिता ने उनको शहर में अपना नया बिजनेस करने का सुझाव दिया। अपने पिता की सलाह पर वह काम के सिलसिले में मुंबई जैसे बड़े शहरों में स्टेशन के पास एक दुकान खोल लिया। वहाँ पर भीड़ काफ़ी रहती थी। कस्टमर का आना जाना लगा रहता था। भगवान की कृपा हुई बिजनेस चल पड़ा। मनोज की पढ़ाई पूरी होने पर नारायण दास जी ने अपने बेटे की शादी अपने दोस्त शंकर लाल की बेटी संजना से कर दी। रूप रंग में भले ही वह सांवली थी, पर नैन नक्श उसके बहुत अच्छे थे। वह बहुत संस्कारी थी। घर के कामों को बखूबी से करना उसे आता था। उसके अच्छाई से प्रभावित होकर नारायण दास जी ने उसे अपना बहू बनाने का फैसला किया। अपने सास ससुर का वह बहुत सेवा करती थी। पर मनोज शहर का पढ़ा लिखा, पढ़ लिख कर एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। उसका हाई सोसाइटी में उठना बैठना था। उसे गांव के लोग और गांव की गंवार भाषा बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे नौकरी के चलते विदेश अक्सर जाना पड़ता था। उसने पिताजी से इस शादी का विरोध किया, क्योंकि उसे संगीता बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेकिन माता पिता जिद पर ही अड़े रहे और नारायण दास जी की धीरे धीरे तबीयत खराब होने लगी। फिर उसने अपने मन को मारकर संगीता से शादी कर ली। लेकिन कभी उसे अपने दिल में
जगह नहीं दे पाया, पत्नी का दर्जा नहीं दे पाया। संगीता जितना उसका दिल जीतने की कोशिश करती, उतना उससे दूर हो जाता, उससे नफरत करता। संगीता और मनोज एक ही कमरे में सोते हैं। संगीता सोफे पर और मनोज अपने बिस्तर पर अकेले सोता है। उसे अपने पास भटकने ना देता, हर समय गंवार हो का ताना दिया करता। संगीता भी मनोज के व्यवहार से दुखी रहती है और रात को तकिए में छुप छुप कर रोती। मनोज को उसकी सिसकियां सुनाई भी देती थी, लेकिन वह अपने कानों में ईयरफोन लगाकर अंग्रेजी गाना सुनता और सो जाता। सुबह ऑफिस के लिए निकल जाता और खूब मन लगाकर काम करता है, जिससे उसके बॉस उससे बहुत खुश रहते। मनोज की बहुत जल्दी ही प्रमोशन हो गई। फिर एक दिन मनोज घर में लैपटॉप में गाना सुन रहा था और ऑफिस का काम कर रहा था। संगीता की नज़र उसके लैपटॉप पर पड़ी कि एक अच्छे ही बटन दबाने पर कितने अच्छे से अच्छे गाने आते हैं। और उस समय वह बाथरूम में चला गया तो उसने भी एक बटन दबाने की कोशिश की, जिससे उसके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट उड़ गए। वही लेकर आज संगीता अपनी पत्नी पर ऑफिस से आते ही बरस पड़ा। शादी के 2 महीने बीत गए थे। मनोज के कुछ ऑफिस के कलीग्स ने कहा, यार तूने कभी अपनी पत्नी से नहीं मिलवाया और तेरी तरक्की भी हो गई है। एक काम कर, अब हमें तेरी प्रमोशन की पार्टी चाहिए। तो हम कुछ सुनना नहीं चाहते, हम तेरे घर आ रहे हैं। सारे दोस्तों ने जोर देकर कहा तो मनोज मना नहीं कर सका, पर उसने कहा, भाभी तो मायके गई हुई है। हाँ, पर पार्टी मिल जाएगी। ठीक है, कल शाम की पार्टी पक्की तेरे घर। घर आकर मनोज को बड़ी टेंशन होने लगी कि संगीता को कहाँ छुपाऊंगा। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। बोला, सुनो, कल शाम को मेरे दोस्त खाने पर आ रहे हैं, तो तुम सारा खाना बना देना, पर किचन में ही रहना और घूंघट करके परोस देना। संगीता बोली कि पूरे समय किचन में, इतनी गर्मी में। तो मनोज झुंझलाते हुए बोला, मैं अपने दोस्तों से तुम्हें नहीं मिला सकता। अपनी शक्ल आईने में देखी है, कितनी भद्दी लगती हो। उनकी बीबियाँ बहुत सुंदर हैं, अंग्रेजी में बात करती हैं। तुझे तो ठीक से पहने ओढ़ने का सलीका भी नहीं है। हर समय गवारों की तरह 6 मीटर की सूती साड़ी में लिपटी रहती हो। शरीर से कितनी दुर्गंध आती है। बाल कितने चिपचिपे हैं तुम्हारे, हर समय तेल लगाए रहती हो। न सजने संवरने का सहूर, न बोलने का। इसीलिए मेरे दोस्तों से दूर रहना। यह सुनकर संगीता की आंख छलक पड़ी। एक पत्नी सबके अपमान को बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने पति के अपमान नहीं बर्दाश्त कर पाती। मैं अपना नाक नहीं कटवाना चाहता, समझी तुम। दूसरे दिन सुबह हुई तो मनोज भड़क उठा और चिल्लाने लगा, संगीता, मेरे एक मोजे का जोड़ा नहीं मिल रहा है और जूते भी कहाँ हैं, कितनी बार कहा है, जब धुल कर रखती हो तो एक जगह रखा करो, पर दिमाग में तो भूसा भरा है। क्या मैं हवाई चप्पल पहनकर काम पर जाऊंगा? यह तुम्हारा गांव नहीं है कि जो मन आया पहन लो। मनोज कोट पहनते हुए शीशे के सामने बड़बड़ाए जा रहा था, अब जल्दी करो, मेरा मोजा जूता ढूंढो, समझा समझा कर थक गया हूँ। अब बॉस से डांट खिलवाओगी क्या? लेट हो जाएगी। जी, संगीता बोली, जल्दी आई, मैं आपका टिफ़िन पैक कर रही थी। आई जी। अच्छा, इस बार पराठा ज़्यादा मत जला देना। टिफ़िन पैक करके संगीता कमरे में आई तो मनोज बोला, मेरा मोजा कहाँ है? तुम औरतें ठीक से कोई काम नहीं कर सकती, खाली बैठे बैठे करती क्या हो? संगीता ने पलंग के नीचे गिरा हुआ दूसरा मोजा उठा कर दिया। जी, आपने ही हड़बड़ी में गिरा दिया होगा। मनोज उसका मुंह देखता रह गया और बोला, ठीक है, छोड़ो। अच्छा सुनो, टेबल पर मैंने एक पर्ची में लिख कर रख दिया है कि आज शाम की पार्टी में खाने में क्या क्या बनेगा। आज हम लोग की ऑफिस से जल्दी छुट्टी हो जाएगी, सारे दोस्त शाम तक आ जाएंगे।
अच्छे से हॉल मैनेज कर देना, पूरे रूम की डस्टिंग कर देना। जब मेरे दोस्त आए तो पूरा घर सब चकाचक दिखना चाहिए। और तुम सामने मत आना, अगर आना ही पड़े तो घूंघट कर लेना। बेड का चादर बदल देना। हिदायत देते हुए मनोज ऑफिस चला गया। संगीता मनोज के ऑफिस जाने के बाद टेबल के पास गई कि पर्ची पढ़ तो लूं। और जैसे ही वह पर्ची उठाने लगी तो उसकी सास जमुना जी आवाज लगाने लगी, बहू जल्दी अपने ससुर को दवा दे दे। संगीता ने ससुर जी को दवा दिया। और जा जल्दी से पिताजी के लिए गरम गरम खिचड़ी बना दे, जमुना जी ने कहा। फिर नारायण जी बोले, बेटी ऐसी बहू सबको मिलनी चाहिए। तेरी सेवा से आज मैं कितना जल्दी ठीक हो गया। उसके सर पर हाथ फेर कर खूब आशीर्वाद देने लगे। खूब फूलो फलो बेटा, मेरा यही आशीर्वाद है। इतना सुनकर संगीता की आंखों में आंसू आ गए। फिर वह खिचड़ी बनाने किचन में चली गई। क्या हुआ? मनोज की माँ बहू रोने क्यों लगी? ये कुछ नहीं, खुशी के आंसू हैं। जमुना जी जानती थी कि एक पत्नी को और क्या चाहिए होता है। अपने पति की नज़रों में अपने लिए सम्मान और प्यार भी चाहती है। उसकी आंखों में अपने लिए इज्जत चाहती है, तो वह मनोज से नहीं पाती है। पता नहीं बेटी की आंखों की पट्टी कब खुलेगी। इतनी अच्छी लड़की को ठुकरा दिया है। सास ससुर का काम निपटाने के बाद संगीता फटाफट हॉल की सफाई करने में जुट गई। उसकी सास जमुना जी उसके पास आती हैं और कहती हैं, क्या हुआ बहू, आज कोई घर में आने वाला है? जी माँ जी, इन्होंने बोला है उनके कुछ खास दोस्त घर में आएंगे। ठीक है बेटी, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। जा अंदर कमरे से नया चादर लेकर आ। मैं सोफे के कुशन चेंज करती हूँ। तू पर्दे बदल दे। डाइनिंग टेबल में सब कांच के ग्लास रख दे। मैं पानी भर देती हूँ। सारी तैयारी होने के बाद संगीता झाड़ू से पूरे घर को साफ करने लगी। तभी वह टेबल पर जो पर्ची रखी थी वह भी उड़कर नीचे गिर गई। संगीता ने काम की हड़बड़ी में ध्यान नहीं दिया और सारा कचरा बाहर फेंक दिया। फिर वह झट से तैयार हो गई। उसके बाद खाने की तैयारी में जुट गई। जब वह पर्ची लेने के लिए रूम में गई तो पर्ची न पाकर वह बहुत परेशान हो गई। वह मन ही मन सोचने लगी, अगर खाने में ढंग से कुछ न बनाया तो पूरा घर मनोज सर पर उठा लेंगे। वह परेशान सी जमुना जी के पास गई। बहू क्या हुआ? तुम क्यों इतना परेशान हो? माँ जी, उन्होंने टेबल पर खाने का पर्ची रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। अब समय भी कम है, अब मैं क्या बनाऊं? तो घबराने की क्या बात है, तू फोन करके पूछ ले। देख मैं अपनी सहेली गंगा के घर जा रही हूँ। फिर नारायण जी ने फोन मिलाया, पर मनोज का फोन स्विच ऑफ बता रहा था। फोन रखते हुए नारायण जी बोले, वो फोन नहीं उठा रहा है बहू। एक काम कर, तुझे जो आता है बना ले, अब हम क्या कर सकते हैं। संगीता थी गांव की। रोटी पूड़ी सब्जी खीर बनाकर सिकंजी बनाकर रख दिया। शाम होते होते मनोज पहले घर आया। घर की व्यवस्था देखकर बहुत खुश हुआ। फिर वह फ्रेश होने के लिए कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा नॉक हुआ तो संगीता दरवाज़ा खोलने जाने लगी तो मनोज ने उसे डोर खोलने से मना कर दिया। मेरे दोस्तों को अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना, अपना चेहरा देख लो पहले। संगीता ने घूंघट नीचे कर लिया और किचन में चली गई। दरवाज़ा खुला, सारे दोस्त अंदर आए। यार कुछ भी बोल, पर घर की साज सज्जा बहुत अच्छी है, मनोज ने कहा। ठीक है, सब अंदर आओ। सोफे पर बैठ गए। सब इधर उधर की बातें करने लगे। मनोज संगीता को आवाज लगाया, सुनो जरा, स्टार्टर्स लाना। संगीता को कुछ समझ न आया। घूंघट करके हॉल में आई और सबको नींबू पानी सर्व करने लगी। मनोज उसके पास गया और फुसफुसा कर बोला, यह क्या लाई हो? मैंने स्टार्टर्स कहा था। जी, यह क्या स्टार्टर्स क्या? क्रिस्पी बेबी? कौन बेबी? यह कौन है? मनोज उसे किचन में ले जाकर बोला, ये क्या नींबू पानी ले आई?
मेरे दोस्त इतनी दूर से आए हैं तुम्हारा नींबू पानी पीने को। आए हैं, कुछ ढंग का लाओ। फिर वो अपने दोस्तों के पास गया। यार, इतनी गर्मी में ठंडा ठंडा नींबू पानी की शिकंजी पीने का मज़ा ही अलग है। बहुत अच्छा लगा यार। बहुत अच्छा। किसने बनाया है? कौन है वो? वह काम वाली है, मनोज ने अपने दोस्त को कहा। उसी समय संगीता खाना लेकर आ रही थी। जब मनोज ने उसे कामवाली कहा तो वो अंदर से टूट गई और रोने लगी। फिर थोड़ा संभलते हुए हॉल में आई, सबको खाना सर्व किया। खाना खाकर सबका मूड ऑफ हो गया। एक दोस्त बोला, जब पार्टी नहीं देना था तो पहले ही बता देते, हम होटल में जाकर खा लेते। पूरा मूड खराब हो गया। हम शहर के लोग बड़ा पाव, पिज्ज़ा, बर्गर, नूडल्स खाने वाले, कहाँ यह पूरी कचौरी, सब्जी एकदम अच्छा नहीं लगा। ऐसा बोरिंग खाना तो हमने किसी पार्टी में नहीं खाया। कहते हुए मनोज का मजाक बनाने लगे। हमने सोचा था कि केक वगैरह खाने को मिलेगा, पर यहाँ तो हलवा से ही काम चला लिया गया। अब यह कौन सूजी का हलवा खाता है। सब पार्टी छोड़कर बीच में चले गए। दोस्तों के जाने के बाद मनोज संगीता पर बरस पड़ा। यह क्या बना दिया? तुमसे मैंने बोला था बड़ा पाव, चाउमीन, पाव भाजी बनाने के लिए, पिज़्ज़ा बनाने के लिए नहीं आता था तो मुझे बता देती या माँ से सीख लेती। मैं किसी होटल से मंगा लेता। सब मेरे दोस्त ऑफिस में मेरा मजाक बनाएंगे। मनोज गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा था। चिल्लाने की आवाज़ से जमुना जी आईं और बोली, क्यों सारा घर सर पर उठा रखा है बेटा? इसमें बहू की क्या गलती है? इसे तो शहर का खाना बनाने नहीं आता और उसने तो कभी खाया ही नहीं है। तेरी गलती है। अभी तो शादी के 2 महीने ही हुए हैं। थोड़ा टाइम तो दे। धीरे धीरे शहर के खान पान सब सीख जाएगी। और तो और तेरे खाने की लिस्ट भी गुम हो गई थी तो बेचारी क्या करती। यह क्या फ़ोन नहीं कर सकती थी? बेटा, तेरे पापा ने फ़ोन किया था पर तेरा फ़ोन स्विच ऑफ था और मैं भी अपने खास सहेली गंगा के घर गई थी। तू तो जानता है आज उसकी बहू के पार्लर के पूरे 5 साल कंप्लीट हुए हैं तो उसने हमें घर पर खाने को बुलाया था। बड़े धूमधाम से जश्न मनाया गया और पता है फिल्मी जगत के बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए थे। मनोज गुस्से में बोला, हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। इस गवार के साथ रहते रहते मेरे भी अक्ल पर पत्थर पड़ गया है। आखिर मैंने इससे क्यों बोला? पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए मुझसे गलती हो गई। कहते हुए मनोज ने गुस्से में खाने की थाली उठाकर फेंक दिया और जाकर अपने कमरे में बिस्तर पर पैर पसार कर पसर गया। समय ऐसे ही बीत रहा था। अब तो मनोज संगीता से ठीक से बात भी नहीं करता और सुबह उठता, खाना खाता, चुपचाप ऑफिस निकल जाता। फिर कुछ दिनों के बाद मनोज अपनी माँ के कमरे में आया और बोला, माँ, मुझे अपने काम के सिलसिले में 1 महीने के लिए विदेश जाना है। अब तो पिताजी भी ठीक हो गए हैं और दुकान संभालने लगे हैं तो मुझे इस घर की टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। बेटा, अगर तू विदेश 1 महीने के लिए जा रहा है तो बहू को भी ले जा, उसे अच्छा लगेगा। नहीं माँ, मैं उस गँवार फूहड़ को लेकर नहीं जाना चाहता, अपनी हंसी नहीं उड़ाना चाहता। मैं 1 महीने बाद लौट आऊँगा, कहकर मनोज शाम की फ्लाइट से विदेश के लिए रवाना हो गया और वहाँ अपनी मन मर्जी से जीवन जीने लगा। इधर संगीता बेचारी उदास रहती, अपने पति का इंतजार करती, पर ना वह फ़ोन करता, ना ही फ़ोन उठाता। धीरे धीरे 1 महीना बीत गए, वह वापस नहीं आया। संगीता भी गुमसुम रहने लगी। बेचारी जमुना जी संगीता को अपनी बेटी की तरह मानती थी। वह भी संगीता के लिए आंसू देखती तो उनके भी आंखों में आंसू आ जाते। नारायण जी भी चिंतित रहते कि आखिर अपनी बहू को कैसे खुश रखे। वह भी किसी से बोलती नहीं, चुपचाप बस घर का काम करती और अपने कमरे में ही पड़ी रहती। अपने पति के फोटो को निहारती।
उसके दिल में मनोज के लिए बहुत प्यार था, पर मनोज था जो उसके प्यार को समझ नहीं सका था, उसके सच्चे प्यार को अभी तक स्वीकार नहीं कर पाया था। फिर एक शाम जमुना जी अपनी सहेली के पास गई। उन्हें उदास देखकर उनकी सहेली गंगा जी बोली, क्या हुआ जमुना, तू इतनी आज उदास क्यों लग रही है? जमुना जी ने अपने दिल का गुबार अपने सहेली के आगे रख दिया। क्या बताऊं गंगा, मेरा बेटा विदेश चला गया है। ना वह फोन करता है, ना ही फोन उठाता है। बेचारी संगीता उदास बैठी उसका इंतजार करती रहती है। कहते कहते 2 महीने हो गए, पर वह अभी तक विदेश से नहीं आया। अपनी बहू की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती। सारे फसाद की जड़ हम ही हैं। सारा किया धरा हमारा ही है। हमने ही अपने बेटे को मजबूरन गांव की लड़की से शादी करने को बोला। हमने अपने फायदे के लिए क्या कर दिया, पर बहू में कोई कमी नहीं है। बहू बहुत अच्छी है, संस्कार वाली है, कभी चूचा भी नहीं करती। अपनी सहेली जमुना की बात सुनकर गंगा जी ने सुझाव दिया, तू उसे कल हमारे घर में ले आना। मेरी बहू का ब्यूटी पार्लर है। मैं तेरी बात समझ गई कि आजकल के लड़कों को कैसी लड़कियां चाहिए। तू तो जानती है उसका कितना फेमस पार्लर है मुंबई का, कायाकल्प। अब संगीता का ही कायाकल्प ही पलट देगी, तो देखना मनोज खींचे खींचे चला आएगा। तू चिंता मत कर। जमुना जी को अपनी सहेली का सुझाव बड़ा अच्छा लगा। दूसरे दिन जमुना जी बोली, देख बिटिया, जल्दी से काम निपटा ले और आज हम अपनी सहेली के घर चलेंगे, तू भी चलना। नहीं माँ जी, मेरा कहीं भी जाने का इच्छा नहीं है। नहीं बेटा, ऐसे घर में रहकर तू क्या करेगी? तू अपने आप को सजा देगी मेरी बच्ची। मुझे भी रुलाना चाहती है क्या? मैं तेरा दुख नहीं देख सकती। कहते हुए जमुना जी ने अपनी बहू संगीता को गले से लगा लिया, तो आज अपने आंसुओं पर काबू संगीता न कर सकी। संगीता काम करने के बाद अपनी सास जमुना जी के साथ उनके सहेली के ब्यूटी पार्लर में चली गई। वहाँ पर मिसेस कामनी खन्ना उनका इंतजार कर रही थी। आइए आंटी जी, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। यह आपकी बहू है संगीता। हेलो संगीता, हाउ आर यू? संगीता चुप रही, कुछ न बोली। उसका पार्लर बहुत सुंदर था। 2-4 बॉलीवुड के लोग भी, सेलिब्रिटी भी वहाँ पर बैठे थे, जो अपना फेशियल करवा रहे थे। कोई मैनिक्योर करवाने आया था। संगीता को तो फिल्म इंडस्ट्री में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह चुपचाप वहाँ बैठी थी। जमुना जी धीरे से बोली, वह क्या है ना बेटा, मैंने तेरी सास से, हाँ हाँ, मुझे सब पता है आंटी जी। आपकी बहू का तो फेस कटिंग बहुत अच्छा है। हाँ, थोड़ा मोटी है, बालों में इतना तेल है, साड़ी भी ढंग की नहीं है, चेहरे पर थोड़े मुहासे हैं। वह 1-2 बार ट्रीटमेंट करने पर ठीक हो जाएंगे। आंटी जी, आप यहीं वेटिंग रूम में बैठिए, मैं थोड़ी देर में इनको लेकर आती हूँ। अंदर ले जाकर कामिनी ने संगीता का फेशियल करवाया, उसके हेयर वॉश किए और फेस के मुताबिक हेयर कटिंग की, मैनीक्योर पेडिक्योर किया और साड़ी बदलकर एक अच्छी सी सूट पहना दिया जो जमुना जी लाई थी। उसके बाद तो संगीता किसी फिल्मी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। हाँ, पर थोड़ी सी मोटी थी, तो उसके लिए उसे एक्सरसाइज बता दिए गए और खाने में परहेज भी बताया गया कि पूरी कचौड़ी, तली हुई चीज़ें बिल्कुल न खाए और सुबह सुबह 1 घंटा मॉर्निंग वॉक करे। करीब 3 घंटे के बाद कामनी जी संगीता को लेकर बाहर आई, तो जमुना जी का मुंह खुला का खुला रह गया। वह बहुत सुंदर लग रही थी। जमुना जी बोली, किसी की नज़र न लग जाए मेरी बेटी को। कामनी, सच में तुमने मेरी बेटी का तो कायाकल्प ही चेंज कर दिया। पर आंटी जी, इन्हें 1-2 बार मुहासे के ट्रीटमेंट लेने के लिए आना पड़ेगा। ठीक है बेटा, मैं इसे भेज दूंगी। उसके बाद जब वह घर गई, तो नारायण जी भी बोले, हाँ बेटा, तू बड़ी प्यारी लग रही है। उन्होंने कहा, मनोज,
नालायक, तुझे अंग्रेजी नहीं आती थी ना, इसीलिए वह तुझसे बात नहीं करता, तेरा बहुत अपमान करता है। मेरी दुकान में बहुत से ऐसे स्टूडेंट आते हैं जिनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है। मैं कल ही उनसे बात करता हूँ और तुम्हारे लिए एक ट्यूशन क्लास लगवा देता हूँ। अब तो घर में एक टीचर भी संगीता को अंग्रेजी की ट्रेनिंग देने के लिए आने लगे और वह सुबह सुबह जिम जाने लगी। 4-5 महीनों के जद्दोजहद के बाद उसकी फिगर अच्छी हो गई थी। जब भी वह रोड से गुजरती तो लोग उसे मुड़ मुड़ कर देखते। उसे भी बड़ा आश्चर्य लगता और कुछ ही दिनों में वह फर्राटेदार अंग्रेजी भी बोलने लगी। अपने अंदर आए इतने बड़े बदलाव को देख संगीता को भी बड़ा अच्छा लग रहा था। वह भी बड़ी खुश नजर आ रही थी। नारायण दास जी ने अपनी बहू को बेटी की तरह माना और उसको कंप्यूटर क्लास का भी शिक्षा दिलवाया। 7-8 महीने में वह पूरी तरह से चेंज हो गई। गांव का गंवारपन उसमें झलक भी नहीं रहा था। फिर वह एक दिन कामिनी ब्यूटी पार्लर मेकअप करवाने गई तो कामिनी जी भी एक बार उसे पहचान न सकी। फिर बोली, हेलो संगीता, हाउ आर यू? संगीता ने बड़ी कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, आई एम फाइन। हाँ, अब तो तुम्हारे पिंपल्स बिल्कुल सही हो गए हैं, कामिनी जी ने कहा। बैठो, मैं तुम्हारा मेकअप कर देती हूँ। उन्होंने उसका मेकअप किया और खूब ढेर सारे फोटोज लिए। तभी वहाँ पर एक मैगजीन के मैनेजर टीना जी आई हुई थी। वह अपने मैगजीन के कवरेज के लिए नया फेस ढूंढ रही थी, क्योंकि उनकी कामनी जी से बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो वह उनके पार्लर में आकर हमेशा फोटोज वगैरह देखती थी। आज उन्हें संगीता हट के नजर आई और उसके खूब ढेर सारे फोटोग्राफ्स लिए और अपने मैगजीन में छपने के लिए भेज दिया। फ़ोन करके संगीता ने अपनी सासू माँ से परमिशन लिया तो उसकी सासू माँ को कोई ऐतराज़ नहीं था, क्योंकि वह बहू को आगे बढ़ते हुए देखना चाहती थी। बेटे ने बहू का बड़ा अपमान कर दिया था, तो ऐसे समय में वो बहू को खुश रखना चाहती थी। अब वह उसके चेहरे पर मुस्कान देखना चाहती थी। मैगजीन के फ्रंट पेज पर जब उसकी फोटो छपी तो लोगों ने खूब सराहा और उसे मॉडल बनने का ऑफर मिलने लगा। तो नारायण जी और जमुना जी ने कोई आपत्ति जाहिर नहीं किया, क्योंकि वह मुंबई शहर में रहते आए थे और उनकी सोच भी शहर जैसी हो गई थी। अब संगीता मॉडलिंग करने जाने लगी। उस पर हर तरह के कपड़े बड़े सूट करते। धीरे धीरे उसकी ख्याति भारत के बाद विदेशों में भी होने लगी। संगीता जमीन से आसमान में उड़ने लगी। कुछ समय बाद उसके मॉडलिंग को टीवी पर दिखाया जाने लगा। उधर विदेश में एक दिन मनोज एक होटल में अपने दोस्तों के साथ चाय पी रहा था। मैगजीन में अपनी पत्नी का फोटो दिखा तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि कौन है, इतनी फेमस हो गई है। उसके दोस्त कह रहे थे, यार ये कितनी सुंदर है, काश मुझे मिल जाए। कोई इंडियन है देखो, यह किसी गांव की है। मनोज तो उसे पहचान ही नहीं सका। दोबारा अपने आंखों को मलते हुए देखा। फिर टीवी में भी उसके न्यूज आ रहे थे। यह सब देखकर तो उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। यह क्या, उसकी पत्नी और इतनी बड़ी मॉडल, वह भी इतनी सुंदर कि लोग उसके पीछे पड़े हैं। उसे नए नए काम के ऑफर मिल रहे हैं। इतनी अच्छी अंग्रेजी में वह इंटरव्यू दे रही है। कितने सुंदर गाउन पहने हुए हैं। गले में हीरो का सेट है, किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही है। यह सब चमत्कार कैसे हो गया? एक साल में तो उसका पूरा कायाकल्प ही बदल गया। वह जल्दी से दूसरे दिन फ्लाइट पकड़कर इंडिया वापस पहुंचा तो अपने घर के पास बड़े बड़े पत्रकारों की लाइन देखकर तो वह चौंक गया। सब पत्रकार संगीता से उसके इंटरव्यू लेने के लिए आए थे और संगीता सबको इंग्लिश में ही बोल रही थी। पत्रकार उसे उसकी कामयाबी का राज पूछ रहे थे कि आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहती हैं।
तो संगीता बोली, मेरे सास ससुर हैं जो माँ बाप से बढ़कर हैं। यह न होते तो आज मैं यहाँ तक ना आ पाती। मेरी माँ ने तो जन्म दिया, लेकिन मेरे सास ने मुझे आगे बढ़ाया, नया जीवन दिया। मेरे सास ससुर ही नंबर वन है। एक पत्रकार बोला, सुना है संगीता जी आपकी शादी हो गई है, तो आपके पति कहाँ हैं? संगीता इस सवाल का कोई जवाब नहीं देना चाहती थी। उसने कहा कि इस समय। तभी मनोज बोला, मैं यहाँ हूँ। मनोज को घर के दरवाजे के पास खड़ा देखकर संगीता चौंक गई। वह अंदर आया। कुछ देर इंटरव्यू लेने के बाद पत्रकार चले गए। मनोज अपनी माँ, पिता और संगीता से आंख नहीं मिला पा रहा था। मनोज संगीता से कटा-कटा सा था। उसे बड़ी आत्मग्लानि हो रही थी कि उसने अपने पत्नी को इतना बुरा भला कहा। उसे गँवार बोला, वह सबके सामने अपनी पत्नी से माफ़ी माँगता है और मनोज उसे गले लगा लेता है कि मैं शहर की धमा-चौकड़ी में इस तरह रंगा कि अपनों को मान-सम्मान देना ही भूल गया। मुझे माफ़ कर दो। संगीता ने अपनी सास-ससुर की तरफ देखा तो जमुना जी बोली, यह तेरा गुनहगार है। अगर तुम्हें सही लगे तो इसे माफ़ कर देना, पर हम तुम्हें फ़ोर्स नहीं करेंगे। अंत में संगीता उसे माफ़ कर देती है। दोस्तों, कभी किसी को गँवार बोलकर मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए। हो सकता है उसे ऐसा माहौल न मिला हो कि वह खुद को साबित कर सके। कभी किसी को कम आंकना भी भारी पड़ सकता है। शक्ल सूरत से ज़्यादा सीरत को देखना चाहिए। आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।